अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब पढ़ेंगे जी हम आज सेल्स बजट्स बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सारा बजटिंग के बारे में। सबसे पहले होता है सेल बजट। ये क्वेश्चन 1 है 17 का, चैप्टर 1 क्वेश्चन 17। बेकर कंपनी शोज़ द फॉलोइंग एस्टीमेट। एस्टीमेट लगाया उन्होंने 3 मंथ का। एक क्वार्टर होता है, तो एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 और 4 पूरे साल का है ये एस्टीमेट लगाया हुआ है। ठीक है, उसको हम क्वार्टर्स वाइज डील करेंगे। और उसने कहा जी कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल इट्स गुड्स फॉर 50 पर यूनिट। अब ये यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट सोल्ड। आपको सिंपल सी बात है कि पर यूनिट प्राइस है एक की 50। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यूज़ आएगी ना। तो बस सेल्स बजट में यही करना है। फॉर्मेट बना लिए टोटल तक, उसके बाद क्वांटिटी रेट क्या है मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका सेल्स बजट बन जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद उसने क्या पूछा है जी, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट 70% ऑफ सेल्स इन द क्वार्टर ऑफ द सेल। इसका ये मतलब है कि 70% जो सेल होएगी वो क्वार्टर में ही आप उसके पैसे कलेक्ट कर लेंगे। एंड 25% इन द क्वार्टर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वार्टर कह लो, या नेक्स्ट जो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और 5% सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू अनकोलेक्टेबल। अब उसमें यहाँ कह रहा है कि 70% कहता है उसी क्वार्टर में आपको पैसे मिल जाएंगे, 25% जो है वो आगे जाके मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, ओके, इन द फॉलोइंग। ठीक है, और 5% जो है वो आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, अनकोलेक्टेबल, तो इसको 5% को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और जो कि कंपनी ने कहा जी द कंपनी बैगनिंग्स अकाउंट रिसीवेबल वाज 125,000। ठीक है, तो ये हम बना लेंगे फॉर्मेट करंट और प्रीवियस का, वही ऊपर क्वार्टर्स, और जहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं सेल्स की वही नीचे ला के आपको पता है इसका इसी साल में 70% मिल जाएगा, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाया। ठीक है, अच्छा 70% यहीं पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये देखें, और ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और उसने क्या किया जी 25% जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में। तो सिंपल सी बात, पहले आपने इसका लिख लिया, नेक्स्ट क्वार्टर में आप नेक्स्ट वाली हेडिंग में 25 नीचे लिखे, प्रीवियस है ना। ठीक है ना, तो इसको प्रीवियस का हेडिंग दी हुई है यहाँ पे 25, और ये होगा 70। ऐसे लाइन बनाए, आपको नज़र आ रहा है कि 95% कलेक्ट, और ये 5% जो है इग्नोर की है। इस तरह 70 इधर, 25 इधर, 70 इधर, 25 इधर, और वैल्यूज़ यही नीचे आ रही हैं। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली यहाँ पे, और ये वैल्यू वैल्यू आगे आ रही है, देखें सेम टू सेम, बस 25% आ रही है। ठीक है, और ये जो उसने ये वाली वैल्यू उसने दी हुई है, द बिगनिंग्स इन्वेंट्री अकाउंट रिसेबल वाज 125,000, ये हमने लिख ली, तो हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन की है, ओहो किधर चला गया, ये कैलकुलेशन की गई हैं, ऐड किया हुआ है। ठीक है, सबको ऐड किया है, और इन दोनों को भी ऐड किया। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कलेक्शन बन गई है। ठीक है, फॉर्मेट उसका ये यहाँ तक है। इसका ये पहले दो कॉन्सेप्ट थे, आपको समझ आ गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट चलते हैं जी प्रोडक्शन बजट में। ठीक है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, उसका भी फॉर्मेट तकरीबन डिफरेंट ही होता है। डोनीज कंपनी शोज़ द फॉलोइंग एस्टीमेट लगाया उन्होंने भी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का लगाया, टोटल एक क्वार्टर का। ठीक है, 3 महीने होते हैं क्वार्टर में। उसने कहा कि 20% जो इन्वेंट्री का उसने कुछ कहा कि द नेक्स्ट मंथ चली जाएगी। और क्या कह रहा है जी, द कंपनी रिक्वायर्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन हैंड। कहते हैं ऑन हैंड होने चाहिए 700 अगले मंथ के लिए। ठीक है, मतलब एंड पे जो 20% बचनी चाहिए ताकि वो अगले साल इसको इस्तेमाल करें। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बिगन विद द 600 यूनिट्स इन इन्वेंट्री, ये वाले ओपनिंग स्टॉक ये। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, 20% लगाया तो 700 आ गया। ठीक है, वही 700 आगे वाले में, इसका 20% लगाया और वो आ गया जी इधर। एक मिनट, ये देखें ना, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, 3500 को उसने पीछे लाया हुआ। ठीक है ना, ये देखें 4500 पीछे आया हुआ। ये कैसे आया हुआ है कि कंपनी रिक्वायर्स फिनिश गुड्स ऑन हैंड इक्वल टू ऑन द नेक्स्ट मंथ्स एक्सपेक्टेड सेल। ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है ना, तो इसलिए ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। अच्छा दोबारा स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। पढ़ते हैं जी 3 महीनों का उसने दिया हुआ है। ठीक है, हमें डाटा यूनिट्स कितने सोल्ड कर रहा है, पहले मिनिमम से 3000 सोल्ड किए हैं, 3500, 4500, और क्वार्टर में 11000 टोटल। ठीक है, तो उसने क्या कह रहा था, कंपनी रिक्वायर्स फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑन हैंड इक्वल टू 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स एक्सपेक्टेड सेल। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो ना इस मंथ में 20% चाहती है अपना क्लोजिंग स्टॉक
किस 20% किसका, अगले महीने का 20% पीछे जाती है, तो फिर हम उसका फॉर्मेट बना देंगे। 35,000 का 20% पीछे इसी मंथ में आ जाएगा 700, 4500 का पीछे आ जाएगा 20%, क्लोजिंग स्टॉक 900। और इसका अब क्या इसका बनेगा 1000 5000 जो दिया हुआ है उसने 5000, ये देखें। द कंपनी एक्सपेक्ट टू बिगन विद द 600 द एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स फॉर अप्रैल, अप्रैल का है इससे आगे वाला महीना, उसका पीछे बाय 20% इसलिए लेके आए वो 1000 बनता है। अब आपको पता है जो किसी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक हो वो अगले मंथ का ओपनिंग होता है, इसका ओपनिंग होगा 700, इसका ओपनिंग होगा ये फरवरी का जो क्लोजिंग है 900, इसका होगा मार्च का ओपनिंग। ठीक है, आ गया। अब इसको सिंपली हल कर दें, 700 में से 600 निकालेंगे 100 आ जाएगा, और 3000 में ऐड कर दें 3100 आ गया। ठीक है, इनको ऐड करते जाएंगे, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आपका प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। उसके बाद जी आप पढ़ते हैं जी मटेरियल परचेज बजट, ये भी इसका भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट आपको दिखाते हैं, ये है फॉर्मेट जी इसका, काफ़ी हैवी वाला। इस जो बजटिंग में ना मेन चीज़ जो है फॉर्मेट्स हैं, आप फॉर्मेट्स याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। मेन चीज़ फॉर्मेट ही है, तो ज़्यादा फोकस करिएगा फॉर्मेट वगैरह पे। ठीक है ना, मिनिमम 20 नंबर का पेपर तो इसमें से ही बनना है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी। शैंक कंपनी मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स, ईच बैग्स टेक 0.5 यार्ड्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल दिया हुआ है कि एक बैग पे इतना मटेरियल लग जाता है, 0.5 यार्ड्स, यार्ड्स में कपड़ा दिया हुआ है ना। द मटेरियल कॉस्ट $5 पर यार्ड। ठीक है ना, तो सबसे पहले यार्ड्स कितने रिक्वायर्ड हैं वो निकालेंगे ना, बाकी बाद में। पहले इसी का फॉर्मेट बनाया, जनवरी फरवरी मार्च एंड ए क्वार्टर। ठीक है, और उसके बाद जी प्रोडक्शन यूनिट्स उसने दिए हुए हैं, लगा लिए। उसने कहा जी हर यूनिट्स पे पर ये तो बन रहा है ना, वो क्या कहते हैं सेल्स बजट, रेट दिया हुआ है 0.5, वो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा जी क्लोजिंग जो है ना वो निकालनी है। ये किस तरह मैंने निकाली है, वो मैंने निकाली है जी 10%, ये इसका 10% है, ये इनका 10% नीचे आ रहा है। ठीक है ना, 19,000 का 10%, 17,500 का 10%, ये अब ये 10% आया कहाँ से है वो पढ़ते हैं जी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी एंड द रिक्वायर्ड इनफ एंडिंग इन मंथली मटेरियल, एंडिंग जो है ऑन हैंड टू मीट 10% ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 10% ये है, इसलिए ये लगा रहे हैं हम 10%, 10% और 10%, ये टोटल है। वैसे टोटल कह रहे हैं कि ये फॉर्मेट होता है कि इनको टोटल किया यहाँ पे, इसको वैसे लिख दिया, इनके तीनों का टोटल भी यही आता है। और जो क्लोजिंग होती है ना वो लास्ट वाली लिखते हैं हमेशा। ठीक है, और ओपनिंग हमेशा जो है वो पहली वाली लिखते हैं ये। ठीक है ना, ये आप ये 1500 ओपनिंग भी उसने दी होगी यहाँ पे कहीं पे ना, पढ़ लेते हैं। ठीक है, 15 ये रही। द कंपनी हैड 1500 ऑफ मटेरियल हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी। ठीक है ना, ये ओपनिंग है ऑफ कोर्स, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी। ठीक है, तो इसको हल किया तो टोटल परचेज रिक्वायर्ड आ गया आपका। ठीक है, अब रेट कितना उसने दिया था 5 पर यार्ड। ठीक है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ठीक है, ताकि हमें अमाउंट्स तो पता चले कितनी अमाउंट आ रही है। ये आ गई जी आपकी 76,250, मतलब 30,000 बैग बनाने पे आपको इतना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल परचेज़ बजट के आपने 30,000 अगर बैग बनाने हैं तो इतने का मटेरियल आपको परचेज़ करना पड़ेगा। 35,000 का अगर आपने 35,000 बैग बनाने तो इतने पैसे का मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो देखें इनको टोटल कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इन दोनों को, तो रेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल से इतना टेबल बनाना है आपने, इसको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने 19 करवाया आपको। वो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी डायरेक्ट लेबर का, जिसमें उसने यूनिट्स 2 भी प्रोड्यूस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स दिए होंगे, ये पढ़ेंगे साथ साथ कहता क्या है वो। ठीक है, इसमें भी काफ़ी हेल्दी टेबल है, ये भी याद करना है आपने सारा। मेन चीज़ मैंने कहा ना आपको, टेबल आपने याद करना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, पढ़ते हैं जी। ये उसने दिया था, लिख लिया सिंपल, पहले तो यही लिखे टेबल, ऊपर वाला बना लेना ना ये वाला। उसके बाद उसने क्या कहा जी, ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.35 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2800, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आवर्स रिक्वायर्ड, इतने घंटे लगेंगे बनाने में। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा जी, ये उसने कहा जी डायरेक्ट लेबर आवर्स आर पेड 12 रुपये पर आवर। तो ठीक है, अब ये आवर्स हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेबर बजट। ठीक है, ये लेबर बजट बना दिया। उसके बाद उसने कहा जी आवर्स रिक्वायर्ड है कितने,
ये वाले आवर्स रिक्वायर्ड वही नीचे लिख लिए दोबारा। अब गारंटी यूज़र मतलब ये तो 2600 उसने कहा हुआ है कि होंगे ही होंगे, इतने घंटे लगेंगे ही लगेंगे। आपके इधर घंटे लगे हैं जी 2800, इधर लगे हैं 2200, 2400, 2600। तो कोई भी जो है ना जितने मर्ज़ी 2800 लगे पैसे, मतलब वो रेट 12 ही चलेगा और 2600 पे ही चलेगा। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें, ये जी 12 को 2600 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वैल्यूज़ आएंगी। पैसे भाईजान इतने ही लगने हैं, जितना मर्ज़ी टाइम लगा लो रेट यही चलेगा 12 रुपये, ठीक है। अब ये आप कह रहे होंगे कि जी 12 कहाँ से आई, 12 ये वाला है 0.35 ये लिखा हुआ, ठीक है। और ये आपका जी ओवर टाइम रह गया नीचे। अब ओवर टाइम कितना लगा है देख लें, 2600 का तो सारा रेट चल गया। अब उन्होंने तो 2600 से ज़्यादा भी काम किया हो, यहाँ पे 2800 काम किया है, यहाँ से कम किया है कोई बात नहीं, यहाँ भी कम है, यहाँ पे 25 घंटे ज़्यादा किया है तो 25 ज़्यादा, यहाँ पे 200 घंटे ज़्यादा किया था वो ओवर टाइम वेजेस, उसका रेट उसने दिया होगा यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट द कंपनी डायरेक्ट लेबर बजट, वो तो हम बना रहे हैं। द लेबर फोर्स एडजस्टेड ईच क्वार्टर, ठीक है। और द कंस्ट्रक्ट लेबर बजट वही इसमें उसने यहाँ पे दिया है लेबर फोर्स परमानेंट, ये 2600 आवर्स उसने दिया हुआ जो हम कर रहे हैं ना कि 2600 ही वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2600 आवर्स ऑफ ईच वर्क। और उसके बाद उसने कह रहा है जी 2600 के तो पैसे दे रहे हैं, अगर 2600 से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करें। अच्छा तो ये 18 किस तरह आया जी, ये उसने यहाँ पे दिया जी रेट ऑफ 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट। तो 12 का 1.5 करें तो ये 18 आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो 450, ये 3600 आ गया, ठीक है। इनको एंड पे टोटल कर दिया, तो ये आपका जो है ना लेबर बजट बन गया, ठीक है। अब चलते हैं जी ओवरहेड बजट की तरफ। मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो बाकी तो आपने खुद ही करना है ना ऑफ कोर्स। अब सारा तो नहीं मैं करवा सकता एक क्लास में, सर ने जिसने पूरा 6 महीने लगा दिए हैं वो हम भाई 6 मिनट में तो कर नहीं सकते ना। अच्छा जी, तो ओवरहेड बजट पढ़ रहे हैं, ये भी इसमें भी टेबल दिया हुआ है, सिंपल सारा का टेबल। अब इसका फॉर्मेट ये है, ये भी आपने याद करना है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो आपने लेबर आवर्स लिख लिए जो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी 3.25 रेट है, रेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, अमाउंट आ गई है, ठीक है। ये अमाउंट्स के बाद उसने कहा जी फिक्स्ड एफएच लगाए हुए हैं टेबल में, वो किस तरह आए हैं, वो वर्किंग वन करने से आए हैं कि उसने आगे कहा हुआ है, पढ़ लेते हैं। द कंपनीज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 48,000 है पर क्वार्टर। द ओनली नॉन कैश आइटम इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ना फिक्स्ड ओवरहेड, तो वो आ गए हैं, तो वो सेम सब में लगा दिए, ठीक है। और उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका ओवरहेड बजट बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे जी कैश डिसरप्टमेंट बजट। इसका मतलब है कि रिटर्न पेमेंट जो आती है उसको कहते हैं डिसबर्समेंट, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया ना इसको ये ना हाफ है, ये एक एक्टिविटी हुई थी क्लास में, वो पहले 4 तक हुई थी, डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाया था। उसके बाद सर ने कहा था बाकी जो है ना खुद करना है, वो उससे आगे मैं कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट मटेरियल बजट का जो लाइन है ना मटेरियल की परचेज़ की, वो मैंने वहाँ से उठाई है। उससे आगे उसने कहा कि इसका कैश डिसरप्टमेंट बजट बना दें, इसका बनाना है। तो सिंपल सी क्वेश्चन वैसे कंप्लीट ही है, तो रिक्वायरमेंट्स भी मैंने उठाई हैं कि किस तरह करना है। तो पहले तो इसको करंट और प्रीवियस वाला इसका करना है, पढ़ लेते हैं कहता क्या है। कहते जी द सोलर रिक्वायर्स 10%, यहाँ से है द रॉ मटेरियल इज़ $5 पर पाउंड। और आगे क्या कह रहा है जी, हाँ द कंपनीज बाइज इट्स रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट एंड पेज 70% ऑन रिजल्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग द क्वार्टर। ड्यूरिंग द क्वार्टर मतलब 70% उसी क्वार्टर में दे रहा है, और रिमेनिंग 30% जो है ना वो अगले क्वार्टर को दे रहा है, ठीक है। मतलब 70% इसी क्वार्टर में इसका, ठीक है। और जो है ना 30% वो नेक्स्ट क्वार्टर में, ये रहा, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका आंसर ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये नहीं घबराना कि ये वाली वैल्यू अंदर है, नहीं, ये वाली वैल्यू इधर है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ इधर हैं और इसको हल किया हुआ है मैंने, और इसका आंसर मैंने ऊपर रखे हुए हैं, आंसर ऊपर है, ठीक है। 70-30 70-30 70-30, ठीक है। ये भी दिया हुआ है। ये कहाँ से आया है ये देख लेते हैं।
ठीक है, ये कहाँ से आया वो भी उसने बताया होगा। द रिमेनिंग 30% के बाद उसने कहा द रॉ मटेरियल परचेज फॉर द फोर्थ क्वार्टर दिया हुआ है 2007 का 36,600 वो उसने दिया हुआ है, ये रहा 36,600, इसलिए उसका 30% लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 70 तो सिंपल हमने ले लिया ना, और बाकी इसका 30 अगले साल आना था, वो बनाना ही नहीं हमने, तो छोड़ दिया। इनका टोटल कर लिया, ये देखो ये टोटल्स हैं इनके। ठीक है, ये दोनों का टोटल कर लिया कैश डिसरप्टमेंट का, ये सारे टोटल्स किए हैं, तो ये कैश डिसरप्टमेंट बजट आ गया। सिंपल सी बात है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, घूमना नहीं है, जो वैल्यूज़ दी हैं बस उनसे मल्टीप्लाई करना है, या हाँ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपका। आगे करते हैं जी कैश बजट। कैश बजट कैसे बनाते हैं? क्वार्टर का दिया हुआ जी, टोटल कैश रिसीट्स दी होती हैं इसमें, और कैश डिसबर्समेंट दिए होंगे, रिबर्समेंट जो वापस आए हैं। ठीक है, उसने कहा जी इसका बना दें। पहले तो इसका फॉर्मेट देखें ना किस तरह होता है जी। कैश बजट का ओपनिंग कैश होता है, उसके बाद कैश रिसीट्स होती हैं, कैश रिसीट दी होती हैं। ठीक है, वो मैंने लिख ली है सारी लाइन के साथ। ठीक है, लाइन बाय लाइन ये लिख ली हैं। और उसके बाद उसने कहा जी कैश डिसरप्टमेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कैश डिसरप्टमेंट। उसको ये वाली क्या लें आप, क्या सा 260 ये वाली, उसको कैश पेमेंट्स के नाम पे मैंने दिया, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये टेबल में से उठा ली, और बाकी हमने वो खुद बनानी है जी। वो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, द कंपनीज बिगिनिंग कैश बैलेंस फॉर द अपकमिंग ईयर विल बी 20,000, कहता है अगले साल के लिए जो है ना वो 20,000 है, तो 20,000 ओपनिंग कैश आ गया। कैश रिसीट्स दूसरे दी हुई है, तो ये टोटल कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है 2 लाख। ठीक है, तो लेकिन जो कैश पेमेंट है वो हमें देनी है 2,60,000 की, तो हमें तो हमारे पास तो है ही 2 लाख रुपए टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2 लाख। और हमने कितना पे करना है जी, कैश डिस्बर्समेंट 2,60,000, तो 60,000 की कमी है हमारे पास। उसने कुछ और भी कहा था, कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 10,000 इन द अकाउंट। अब वो कहना चाह रही कि आखिर पे आपके पास 10,000 बचने चाहिए हर हालत में। अब हमें यहाँ पे 60,000 की और ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि ये भी चाहिए कि 10,000 एंड पे बचे, तो हम कितनी बोरोइंग, ये बोरोइंग का मतलब है उधार, 70,000 रुपये उधार ले लिए बैंक से। ठीक है, तो ऐड किया तो 2,70,000 आ गया, 2,60,000 पे कर दिया, तो पीछे कितना बच गया जी 10,000, जो जैसा कि उन्होंने कहा था कि 10,000 बचना चाहिए, बच गया। ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। कैश रिसीट ये दी हुई 3,30,000। ठीक है, तो ये बन गया 3,40,000 टोटल। और ये कैश किस नाम ने वापस करना है 2,30,000। ठीक है, अब 340 में से 230 बाकी जो वापस कर दें तो पीछे काफ़ी बच जाते हैं, जिससे हम ये अपनी बोरोइंग जो है ना वो वापस कर सकते हैं। 70,000 बोरोइंग थी, उस पर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स लगेगा। इंटरेस्ट कितना है जी, लोन रीपे एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे दिया होगा 3%। अब इसका 3% लिखेंगे वो आ जाएगा आपका काफ़ी कम। देख लेते हैं 70,000 जी मल्टीप्लाई बाय 20 कितना था 3%, यस 3%। इसको देखते हैं कितना आता है भला। ये तो आपका आ रहा है जी 2,100 रुपये, लेकिन यहाँ पे 74,200 आया। ये किस तरह है जी, क्योंकि 2 क्वार्टर है ना, एक क्वार्टर में यूज़ किया, दूसरे के एंड में हम दे रहे हैं, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। 2,100 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 क्वार्टर है तो ये 4200 आ जाएगा। 70,000 में 4200 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 74,200। ये भी हमने पे कर दिया इंटरेस्ट समेत, वापस उनके मुंह पे मार दिया। तो पीछे इतने बचे हैं, वो जो बचे हैं वो आगे नेक्स्ट चले गए, वही कैश रिसीट्स टोटल की, और माइनस कर दिया, जो बचा वो क्लोजिंग आ गया, नेक्स्ट का ओपनिंग बन जाएगा ऑटोमेटिक। आगे सिंपल है, वही इसमें ऐड किया, टोटल आ गया, उसमें से जो डिसरप्टमेंट्स हैं, कैश पेमेंट्स हैं, वो माइनस कर दी। तो ये असल में ये जो चीज़ है ना, ये मैं टोटल लिख रहा हूँ, ये वैसे मैं टोटल इसका लिख रहा हूँ माइनस वालों का, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया। ठीक है, तो बाकी ये क्लोजिंग आ गई, इन सारों को ऐड किया तो ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, 18,000। ठीक है, ये कैश बजट है सिंपल सा। अब बड़ा क्वेश्चन करते हैं कैश बजट के आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट, ये वाली क्वेश्चन नंबर 23 है। कैश दिए हुए हैं जी, रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, क्या क्या कह रहा है। पहले तो एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बनाएं, उसके बाद ये डिस्पर्समेंट बनाएं, उसके बाद कैश बजट भी बनाएं, कैश बजट इनकम स्टेटमेंट बनाएं, और बैलेंस शीट बनाएं जी। ये मैंने एक्सपेक्टेड कलेक्शन बनाई है, कलेक्शन। ठीक है, सेल इतनी थी, रेट उतने दिया, 60% उसने दिया हुआ है कि इसी महीने में आ जाएगा, तो वो 60 आ गया।
तो उसने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे पढ़ेंगे ना आप, 30,000 ये पीछे वाला पिछले साल का है, और 60% इसने कहा था कि इसी महीने में कलेक्ट हो जाएगा और 40% अगले महीने में। 60% इसी महीने में, 40% आगे चला गया, वो हमने बनाना ही नहीं है, सिर्फ इस महीने का ही बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया। 30% उसने दिया हुआ था, तो टोटल किया तो 90,000 आपका एक्सपेक्टेड कलेक्शन आ गया। अब यही अपने पीछे भी पड़ी हुई है, एक्सपेक्टेड कैश डिस्बर्समेंट, परचेज़ दी हुई है। परचेज़ किस तरह निकालनी है, ये अपने परचेज़ करंट और प्रीवियस वाली, इसको पढ़ लेते हैं पहले ताकि ना हमें ठीक तरीके से आ जाए। तो कंपनी प्लान्स टू परचेज़ $50,000, 50,000 मैंने लिख लिए। आगे कहाँ गया है, द कंपनी परचेज़ ऑल ऑन अकाउंट, उधार लिया है। 20% का जो है ना उसने वो पे कर दिया महीने में, और 80% जो है ना अगले महीने में। तो इसलिए इसका ना 20% लिया है, वो इसी साल में वो आ जाएगा ये। तो ये 50,000 उसने कहा था कि प्रीवियस का भी आ रहा है, ये मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द अकाउंट 20%, 80% अगले महीने में। कहता तो फुल 50,000 तो अकाउंट पेबल ऑन द June 30 इज़ एक्सपेक्टेड टू पेड ऑफ इन जुलाई। हम जुलाई का ही बना रहे हैं, तो यो इससे पीछे वाला महीना था ना उसका 50,000 इधर आ गया। जिस तरह अब इसका 20% 80 आगे चला जाना था ना, वो किसी पीछे वाले महीने का 80% यहाँ आ गया है, तो इनको ऐड किया तो ये हमारा 60,000 आ गया परचेज़। अब इसमें कैश एक्सपेंस डालेंगे। कैश एक्सपेंस होता है जो कहाँ गया है, हाँ कैश एक्सपेंस यहाँ पे लिखा होगा। द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 और डेप्रिसिएशन है जी 1,000। आपको पता है एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन माइनस की है तो हमारा आएगा कैश एक्सपेंस 39, ठीक है। ये मैंने वर्किंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद लोन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। लोन है जी 20,200। ये किस तरह है जी, लोन देखते हैं। लोन इधर दिया होगा, लोन पेबल है जी 20,000, उस पर इंटरेस्ट भी ऑफ कोर्स होता है, आपको पता है जी। द लोन विल बी पेड विद 200 इंटरेस्ट। अब 20,000 में 200 डालेंगे तो कितना बनेगा ना, इतने बनेगा ना, 20,200, तो वो डाला। इक्विपमेंट का 15,000 उसने कहा है, वो कहाँ से आया देखते हैं जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,50,000 ये दिया हुआ है ना इक्विपमेंट का, लेकिन नीचे उसने कुछ और भी दिया कि न्यू इक्विपमेंट लिया है जो 15,000 का, वही लिखेंगे हम, 15,000 का नया इक्विपमेंट। टोटल किया तो कैश डिसबर्समेंट आ गई है आपकी 13,4200। कैश बजट बना लेते हैं इसका। ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश कहाँ से आएगा, ओपनिंग कैश कहाँ से आएगा देखते हैं जी। उसने कितना दिया हुआ है ओपनिंग कैश 20,000, पहले तो मुझे ख्याल से दिया ही होगा यहाँ पे ना। कैश ओपनिंग कैश है 20,000 ये वाला कैश, ठीक है। और उसके बाद है जी कैश रिसीट्स 90,000, ये वाली ये रिसीट होती है एक्सपेक्टेड कलेक्शन जो हमने करनी है वो। और बोरिंग कहाँ से लेनी है, अभी 3,4200 बोरिंग की है हमने, वो कैसे पता चलेगा कितनी बोरिंग की है हमने। अच्छा यार ये 34,200 ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया, मैंने लिखा हुआ है वो तो, और मुझे आपने बताना ये कहाँ से आया, ठीक है ना। अब हर चीज़ तो मुझे नहीं ना पता, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी ये कहाँ से आया, तो अगर किसी को पता है तो मुझे भी बताए, तो फिर मैं सबको शेयर कर दूँगा। तो फिर इसको टोटल करके वैसे ही आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एंड पे 10,000 बचना चाहिए, वो उसने कहा था, ठीक है ना। 1 मिनट मैं ज़रा इसको वर्किंग करके मैं बताता हूँ आपको, शायद हो जाए। नहीं यार नहीं, वर्किंग भी नहीं हो रही, तो ये मुझे आपने बताना है किस तरह बोरिंग्स आई हैं। तो उसके बाद हम चलें अगला कॉन्सेप्ट तो करें ना, इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनती है, जुलाई की ही बनानी है। सेल्स दी हुई है 1,00,000, ये कहाँ से आई, सेल्स उसने कहा दी कंपनी वांट्स टू कीप अ मिनिमम कैश एंड एक्सेस टू बोरो ऐप। ये बोरो आपका यहाँ पे है कुछ, सेल्स देखते हैं, सेल्स इसने दी होंगी यहाँ पे, हाँ जी। तो सेल हैं जी, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू 1,00,000, तो ये हमने 1,00,000 सेल्स लिखी हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं जी 45,000, ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं जी इसको भी देख लेते हैं 45,000 कहाँ से आया। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ से आई, वो यहाँ पे दी हुई है उसने कि कंपनीज डेप्रिसिएशन के बाद उसने ये इंटरेस्ट दिया है 200, ये भी हम लिखेंगे आगे जाके। और यहाँ पे उसने कहा जी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 45% ऑफ सेल्स। सेल का 45% लेंगे तो ये हमारा 45,000 आएगा ना, तो इन दोनों को ऐड किया माइनस किया है ना, तो ये 55,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक्सपेंस डालना है,
कैश है जी, वो आपने ऊपर हमने माइनस किया था ना, यहाँ पे कैश एक्सपेंस हमने यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे ये वाला 40,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस की थी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो वो 40 बन जाएगी, तो हमारा ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, 1,50,000 15,000 और 200 इंटरेस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इनकम स्टेटमेंट इतनी सी बनेगी। बैलेंस शीट देखते हैं, इस एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ होती हैं। कैश जो हमने यहाँ पे लिखा है कितना कैश बजट में आया है वही लिखा है हमने 10,000, और अकाउंट रिसीवेबल 40,000। ये कहाँ से हैं जी? 40,000 उसने दिया होगा, आई होप। यहाँ पे उसने दिया हुआ जी 30,000 और 10,000 यहाँ पे हैं। यहाँ पे रिसीवेबल्स 10,000, मिनिमम विशेस टू कीप, नहीं यहाँ पे नहीं है। जिस तरह हम पढ़ेंगे ना कि सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड इन, ये 1 लाख है ना, ये कलेक्ट होगा इन जुलाई 40% विल बी कलेक्ट इन, हाँ तो ये जुलाई में 60% हो जाएगा और जुलाई में 40% होगा। तो यहाँ से भी नहीं बन रहा मेरे ख्याल से, वही ना, देखे ना 1 लाख का जो 60% है वो जुलाई में कलेक्ट हो गया है, तो 40% है जो आगे अगस्त में कलेक्ट होगा। अभी हमने किया नहीं लेकिन हमने कलेक्ट करना है, तो मतलब ये रिसीवेबल्स हैं हमारे 40%, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। 1 लाख का 40%, 40,000 ये हमने रिसीव करने हैं। उसके बाद इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री डाल दी, परचेज़ लेस कॉस्ट टू सेल 45,000। ठीक है, तो ये हमारी 55,000 आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो हमने तीनों को ऐड कर लिया है, वो ऊपर दिए होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ जी 1,50,000। ठीक है, और 1,50,000 प्लस 15,000 माइनस 1,000, ये कहाँ से 15,000 और 1,000 आया, ये देखते हैं। अच्छा, 1,50,000 तो दिया हुआ है ना टेबल में कि ये हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 15,000 जो है वो हमने इक्विपमेंट ख़रीदा था, जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,000। ठीक है, ये 15,000 वहाँ से आ गया है। वो आपको पता है कि 1,000 डेप्रिसिएशन हुई थी और वो 1,000 हमने माइनस किया, तो ये आपका 1,64,000 आ गया। ठीक है, और अब इनको टोटल किया तो ये आपका आ गया जी 26,930। अकाउंट पेबल हैं कितने? 40,000। ये किस तरह, ये देखते हैं जी। अकाउंट्स पेबल हैं जी, पेबल यहाँ पे तो नहीं दिए हुए, देख लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट पेबल दिए हुए हैं जी 20,000, क्योंकि नहीं नेट दिए हुए 50,000। ठीक है, वो तो बैंक लोन है ना। पेबल दिए हैं जी 50,000। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि यहाँ पे 80 किया हुआ है ना, 80% जी। 50,000 का 80% जो है ना वो हमने पे कर दिया आई थिंक। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, द फुल 50,000 अकाउंट पेबल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फुली पेड ऑफ इन जुलाई। एक तो ये लिखा हुआ और लिखा है जी कंपनी परचेज 20% आर पेड इन द वीडियो मंथ ऑफ परचेज, 80% आर पेड इन फॉलोइंग मंथ। इसलिए हमने 80% जो उसका लिया है कि 80 इसी मंथ में 80% उसका ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसका 80% लिया है। बैंक लोन पेमेंट्स वो उठाई हैं, कॉमन शेयर्स उठाए हैं। ठीक है देखते हैं ये क्या, ये वही हैं जो दिए हुए हैं 34,200 और 1,40,000। हाँ जी, ये 34,200 कहाँ से आया जी, और 1,40,000 तो यही आया ना कॉमन शेयर्स। देखते हैं 34,200 कहाँ से आया है, वो हमारी 34,200 किधर गया है। ये बैंक लोन पेमेंट्स हैं जो कि हमने बोरो किए थे, ये वाले। ठीक है, और उसके बाद रिटेन अर्निंग है, वो कितनी है देखते हैं। रिटेन अर्निंग 40,000 है, और हमें मुनाफा भी हुआ था 1 लाख इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों को ऐड किया है 40,000 प्लस 14,800, तो ये आ गया आपका 54,800। इनको टोटल किया तो आपका बैलेंस आ गया। मेन चीज़ जो इसमें है ना यार, वो सारे फॉर्मेट्स ही हैं मेन चीज़। बाकी आपको इंग्लिश आती हो, आपको समझ आए क्वेश्चन क्या लिखा है, तो बस आप पुट करें तो आंसर आता जाएगा आपका। थैंक यू।